हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में ये जाना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग उसके ऊपर के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीज़ें और ठीक से समझ में आए। चलिए, सपोज गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का कि फाइंड के इफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, अभी ये जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ये आपको इस वर्ड से पता चल गया, क्योंकि पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये तब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जब रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तब पीडीएफ नहीं, पीएमएफ वर्ड इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद आपको इससे भी पता चल जाएगा कि एक्स आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि एक्स की एक रेंज दी गई है 0 से लेके 1 तक। एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अभी 0 और 1 के बीच में ऐसे कितने वैल्यू है? बहुत सारे वैल्यू है, अनकाउंटेबल वैल्यू है। तो वो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एनीवे, तो गाइस अगर वो खुद बोल रहा है कि ये पीडीएफ है, खुद बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में ये देखा था कि अगर कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन है। उस फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और उस फंक्शन के अगर हम लोग सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए, तब जाके वो पीडीएफ होता है। तो हमें के का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग आंसर में क्या बोल देंगे गाइस कि एज गिवन फंक्शन इज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सारे फंक्शन को हम लोग इकट्ठा करेंगे। x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक अगर सारे फंक्शन के आप वैल्यू ऐड करोगे तो इसका आंसर आपको कितना मिलना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तो देख लिया। चलिए फिर फंक्शन क्या है गाइस, हमको फंक्शन क्या दिया गया? अगर आपके x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होंगी तो आपका फंक्शन क्या होगा? kx² इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। सो kx² इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स और dx इज इक्वल टू 1। अभी इंटीग्रेशन करते टाइम हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी कांस्टेंट होता है वो हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ 0 से 1। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x² इंटू 1 x² माइनस x² इंटू एक्स, ये हो जाएगा x³ dx इज इक्वल टू 1। अभी इनके इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो गाइस एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सिंपल। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो हम लोग अप्लाई करेंगे गाइस, x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। और हम लोग जब इंटीग्रेशन करते रूल लगाते उसके बाद में हम लोगों को लिमिट लगा देना है, इज इक्वल टू 1। या तो आप सेपरेट कर सकते हो या तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए हम लोग एक बार वेरिएबल की जगह अपर लिमिट डाल देंगे 1। 1 का क्यूब होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1 टू द पावर 4 1/4, ये हो गया। माइनस गाइस लोअर लिमिट। अभी अगर आप लोअर लिमिट डालोगे तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो ये पूरी चीज 0 आ जाएंगी, तो मैं लिखता ही नहीं, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो 4 1 जा, इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू की साइन तो नहीं आएंगी, ये आ जाएगा k 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू k, सॉरी इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 आ जाएगा ये 1/12 इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस? 12। तो यहाँ पे आपका k का वैल्यू कितना मिल रहा है? 12। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि अगर कोई फंक्शन पीडीएफ होता है तो हम लोग इस तरह से उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पीडीएफ, मतलब हमें कुछ नीचे बातें दी गई है, वो सारे के सारे पीडीएफ है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ऑफ एक्स। फाइंड p x is less than 1 एंड p mod of x is less than 1। ये हमें निकालना है
चलिए फिर हम लोग समझते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है गाइस x²/18 और यहाँ पे कंडीशन दी गई -3x3। देखो x आपको रेंज में दिया गया, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होंगी तो आपका फंक्शन का वैल्यू 0 है, वो बोल रहा है। तो चलो फंक्शन का तो वैल्यू मिल गया। अब x की वैल्यू है -3 से लेके 3 तक, अंडरस्टूड। अभी गाइस वो क्या बोलता है, फाइंड p x इज लेस देन 1 ये पूछा, एंड p मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। अभी देखो दोनों सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी उसने बोला कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होंगी तो x की वैल्यू कौन सी हो सकती है, मुझे बताओ। अभी बेसिकली हमारा जो x है वो -3 से लेके 3 तक है। अभी उसने पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए गाइस, -3 से लेके 1 तक x की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि ये वाला कंडीशन क्या बोलता है कि x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए, मतलब -3 से लेके 1 तक x का वैल्यू हो सकता है। तो ये वाले कंडीशन को मैं कहना राइट -3x1 ये वाले कंडीशन के लिए, क्योंकि ये वाला कंडीशन क्या बताता है, x का वैल्यू 1 से छोटा है। बट x का वैल्यू 1 से छोटा है तो मतलब आप कोई भी लोगे, -5 -6 नहीं, क्योंकि मेन क्वेश्चन में क्या बताया गया हमको कि x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में ही होगा। बट आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब कहां तक, -3 तक, मतलब -3 से लेकर 1 तक x का वैल्यू होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है गाइस, आप रिकॉल करो गाइस, जब मुझे ये सवाल पूछा जाता था, ये x के वैल्यू मुझे दिए जाते थे 0 1 2 3, ये सवाल मुझे दिए जाते थे जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग स्टडी कर रहे थे, और ये प्रोबेबिलिटी दी जाती थी, मान लो 0.1 0.2 0.4 0.3 ये प्रोबेबिलिटी दी गई। ठीक है, अभी गाइस आपको याद है क्यूमुलेटिव फंक्शन क्या थे, क्यूमुलेटिव फंक्शन क्या थे। अगर मुझे किसी ने पूछा p ऑफ x इज लेस देन 1 या p ऑफ x इज लेस देन 2, आप लोग इसको किस भाषा में रिप्रेजेंट करते थे, f ऑफ 2, याद है आपको क्यूमुलेटिव फंक्शन। तो p ऑफ x इज लेस देन 2 का मतलब क्या कि 2 से छोटे जितने भी x की वैल्यू है उन सारे के प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करना है, इसका मतलब ये था। अभी x का वैल्यू 2 नहीं है, 2 से छोटा, हाँ मान लो ऐसा कर दिया, इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 2 से छोटा। बट हम लोग मान लो ये मान के चलते x का वैल्यू 2 से छोटा, अभी 2 से छोटी कौन सी वैल्यू है, 1 और 0। तो इसका आंसर क्या था गाइस, प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी इसकी। अब यहां पे भी हमको वही करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि x का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब -3 और 1 के बीच में x का वैल्यू होगा। बट सर -3 और 1 के बीच में तो x के बहुत सारे वैल्यू होंगे, तो उनके प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारे होंगे, तो उन सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पॉसिबल थोड़ी है। तो हम बोलते हैं हाँ जी पॉसिबल है, आप समेशन मत करो, आप इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पे गाइस जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो क्यूमुलेटिव फंक्शन था, यहाँ पे भी वही क्यूमुलेटिव फंक्शन है, कोई अलग बात नहीं है, बस निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। मतलब p ऑफ x इज लेस देन 1 को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इस फंक्शन को हम लोग ऐड करेंगे कहां से कहां तक, -3 से 1 तक, -3 से 1 तक, क्योंकि उसने बोला x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 का मतलब ये होगा -3 1, समझा। इसलिए मैंने -3 से लेके 1 तक इसको सारे प्रोबेबिलिटी को इकट्ठा किया। बस अब इंटीग्रेशन करना है आपको। 1/18 तो कांस्टेंट है, -3 से लेके 1, x² का इंटीग्रेशन बता दो गाइस, -1/18 x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, -3 से लेके 1। चलो हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे। 1/18 1 का क्यूब होता है 1 माइनस, अभी गाइस -3 का क्यूब क्या होता है, -3 का क्यूब होता है -27/3। ये माइनस माइनस हो गए प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक बार ही लिखेंगे, 27 + 1 28/3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ गया आपका 1/18 × 28/3। इसको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे 2 9 जा 2 14 जा, ठीक है। उसके बाद में ये कर लो 14, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 27। तो बेसिकली 14/27 इज योर आंसर।
सो पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1 का आंसर कितना है 14/27। अंडरस्टूड गाइस? तो ये सारे प्रोबेबिलिटी इकट्ठा करके हमको आंसर ये मिल रहा है 14/27। ठीक है, तो चलो ये तो निकल लिया हमने पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अभी देखो इसका मतलब समझते हैं, पी ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 1 ये किस तरह से निकालते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। अभी मॉड का मतलब आप सबको पता है, कोई भी चीज अगर आप मॉड में रखोगे तो वो बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। अभी पी ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 1 इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या है। मान लो इस मॉड के अंदर आपको x का वैल्यू डालना है। अभी x के कौन से वैल्यू है ये उसने दे दिया। x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक हो सकती है, -3 से लेके 3 तक। अभी उसने बोला x 1 से छोटा है। अभी देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है, यहां पे मॉड नहीं है, यहां पे मॉड है। आपने p ऑफ x इज लेस देन 1 मतलब x इज लेस देन 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, -3x1। बट अब है आपके पास मॉड x इज लेस देन 1, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो? चेक करते हैं हम लोग। मान लो -3 और 1 के बीच में x का वैल्यू है, इसका मतलब -2 आ सकता है इसका वैल्यू। हाँ जी आ सकता है। अगर मैं -2 इसमें डालता हूं तो वो सेटिस्फाइड होता है कि हम लोग चेक करेंगे। मान लो मैंने -2 डाल दिया और बाहर मॉड है इज लेस देन 1। अभी मुझे बताओ ये -2 मॉड के बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा 2। अभी मुझे बताओ 2 क्या 1 से छोटा होता है? नहीं, तो ये तो गलत हो रहा है। सो -2 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये रेंज जो रहेंगी ये तो गलत होंगी। अभी हम लोग दूसरा चेक करते हैं। मान लो -1x1 ये रेंज लेते हैं, -1 से लेके 1 तक, क्योंकि हमारा तो -3 से 3 है, बट इस वाले की इसलिए हम लोगों ने ये ले दिया। अभी इसका मतलब क्या, -1 और 1 के बीच में x का कोई भी वैल्यू आप ले लो। अगर गाइज -1 नहीं लेना, 1 नहीं लेना, -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे ना गाइज, तो इसको वो सेटिस्फाइड करेगा। कैसे? अगर मान लो आपने -0.98 ले लिया, देखो ये -0.98 तो -1 से छोटा है ना। बस मतलब सॉरी, ये हमारी जो नंबर लाइन होती है ना 0, 0.1, 0.2, 0.9 बाद में 1 आता है। उसी तरह -0.1, -0.2 ऐसा करते हैं -0.9 उसके बाद में -1 आता है। तो हमें -1 और 1 के बीच में ये कोई भी वैल्यू लेना है। हम लोग चेक करते हैं, अगर ये वैल्यू लेंगे तो इसको हम लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं क्या। मैंने -0.9 ले लिया, सो -0.9 मॉड में डाल दिया इज लेस देन 1। तो अगर नेगेटिव है तो मॉड है तो हट जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा 0.9। बताओ 0.9 1 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है। तो गाइज इसका मतलब जो होता है मॉड x इज लेस देन 1 का मतलब होता है -1x1, मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मॉड x इज लेस देन 1 का मतलब होता है x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस वाले कंडीशन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब ये वाला कंडीशन बोलता है कि x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, इसका मतलब हमें चीजें इकट्ठा करना है -1 से लेके 1 तक। समझ में आ रहा है? dx तो वही चीज, फंक्शन तो वही है, x²/18 इसका इंटीग्रेशन लेना है -1 से लेके 1 तक dx। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकाला 1/18, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है x³/3 -x⁴, बस x³/3 ये इंटीग्रेशन आता है -1 से लेके 1 तक। हम लोग डाल देंगे लिमिट, अपर लिमिट क्या है गाइस 1, तो 1/3 -1 का क्यूब -1/3। अब माइनस हो जाएंगे प्लस, तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2, तो इट्स 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 9 18, सो आ जाएगा 1/27। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइज आपका 1/27। तो गाइज इस क्वेश्चन में ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, मॉड वाली चीजें। मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, अगर मॉड x इज इक्वल टू, किसी ने बोल दिया मॉड x इज लेस देन 5, अगर ऐसा किसी ने बोल दिया और हमें बताया गया कि x का वैल्यू -7 और 7 के बीच में है, और ये कंडीशन बोल दिया मॉड x इज लेस देन 5, इसका मतलब ये है कि मॉड x इज लेस देन 5 का मतलब -5x और 5, मतलब x का वैल्यू -5 और 5 के बीच में होगा।
ये मतलब होता है। आप लोग करके भी देख सकते हो, अगर आप दूसरे कोई लेंगे तो भी करके देखो, जो जो चीज़ सेटिस्फाइड करेंगे वो हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला। सेम क्वेश्चन है बट सवाल सेकंड है, मतलब हमें अभी भी पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1 निकालना है और पी ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 1 निकालना है, बट आपका जो फंक्शन है वो अभी ये है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी हमको फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 18। आपके एक्स की वैल्यू कौन से है, -2 x4, ये हमारे एक्स की वैल्यू है, अदरवाइज 0। तो चलो सबसे पहले हमें निकालना है पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो ये तो बड़ा आसान है, हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को इकट्ठा करेंगे 0 से लेके 1 तक। ठीक है, चलो 1/18 तो कांस्टेंट है, निकाल लो बाहर। 0 to 1 बचेगा x प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन 1/18। अभी गाइस x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 to 1। अभी ये x का इंटीग्रेशन तो x²/2 समझ गया सर, ये 2 का इंटीग्रेशन 2x कैसे लिखा। देखो अगर मान लो आपको 4 का इंटीग्रेशन किसी ने पूछा, तो 4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, बचा dx मतलब x की छोटी वैल्यू। अगर x के सारे छोटे वैल्यू ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ी x की वैल्यू, मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो देखो ना, हो गया ना 4 का इंटीग्रेशन 4x, 5 का इंटीग्रेशन 5x, उसी तरह 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसलिए मैंने 2 का इंटीग्रेशन 2x लिख दिया। और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, फटाक से डाल देंगे हम लोग। अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, इट्स 1/2 प्लस 2 into 1 2 माइनस लोअर लिमिट 0/2 0 प्लस 2 into 0 0, तो ये पूरी बात 0। इसको सॉल्व करेंगे 1/18, ये चीज सॉल्व करो गाइस। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 4/2 मतलब 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2। 18 2 32, तो ये आ गया आपका 5/32। तो आंसर आ गया, योर आंसर इज 5/32। चलो नेक्स्ट सवाल है गाइस कि आपको अभी आपने तो इस वाले फंक्शन के लिए पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1 निकाल दिया, अभी आपको बाद में निकालना है पी ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 1। सो पी ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन 1। अभी फिर से समझते हैं मॉड एक्स इज लेस देन 1 इस वाले फंक्शन के लिए क्या मतलब होगा। अभी वो बोलता है जब एक्स मॉड में आएगा तो उसका वैल्यू 1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर मान लो -1, अरे यार यहाँ पे एक गलती हो गई हमारी, एक गलती हमारी क्या हो गई। हाँ गाइस, ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1 निकालना था ना, तो हम लोगों ने बेसिकली x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से लेके 1 तक लेना चाहिए हमको वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू बेसिकली सबसे छोटा कितना है -2, हमें x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए, मतलब -2 से लेके 1 तक गाइस आप इसको इकट्ठा करना। तो वो चीज़ हमारी रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि अभी कंडीशन हमारी ये है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कर लेना, इंटीग्रेशन तो निकालना मैंने सिखा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स इज लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी निकालना है मॉड एक्स इज लेस देन 1। तो हम लोग अभी मॉड एक्स इज लेस देन 1 का मतलब समझते हैं। देखो अगर मान लो आपने ऐसा मान लिया -2x इज लेस देन 4, मतलब x का वैल्यू -2 से लेकर 4 तक होगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। तो अगर x का वैल्यू -1 होगा तो इसमें डाल के देखो -1 इज लेस देन 1। ठीक है, तो गाइस माइनस अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1। अभी मुझे बताओ 1 कभी 1 से छोटा होगा नहीं, तो ये कंडीशन तो गलत है। ठीक है, करेक्ट कंडीशन क्या आएंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इसका मतलब x का वैल्यू -1 और 1 तो नहीं है, बट उनके बीच में सारा है, तो अभी सही बैठेगा। तो इस वाले कंडीशन के लिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि मॉड एक्स इज लेस देन 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 x + 2 डिवाइडेड बाय 18 dx। इसको सॉल्व करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए ये पीडीएफ के रिलेटेड कुछ सवाल थे, और एक सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं पीडीएफ रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। उसने एक फंक्शन दिया 1/x², x का वैल्यू 1 से लेके इन्फाइनाइट के बीच में, 1 और इन्फाइनाइट के बीच में, अगर इसको छोड़ के x फंक्शन 0 होगा, अदरवाइज बी द पीडीएफ। वो खुद बोल रहा है कि फंक्शन पीडीएफ है ऑफ रैंडम वेरिएबल x।
हमको C1 बोला ये है और C2 बोला ये है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2। आपको मैंने पढ़ा चुका हूं मैं यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो पहले C1 का मतलब समझते हैं। C1 क्या है? C1 बोलता है x1 x2। इसका मतलब बोलता है कि कोई एक कंडीशन है C1 की जिसमें x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, और C2 एक कंडीशन है जिसमें आपका x का वैल्यू जो होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। ऐसा पूछा गया। अभी हमको पूछा गया फाइंड C1 यूनियन C2। गाइस C1 यूनियन C2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2। बड़ा सिंपल। C1 यूनियन C2 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2। अभी भाई C1 क्या है? तो C1 देख लो ना क्या है। C1 क्या है? x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक, सो 1 x 2। C2 क्या है? x का वैल्यू 4 से लेके 5 तक, 4 x 5। बड़ा सिंपल है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस वाले फंक्शन का प्रोबेबिलिटी इकट्ठा करना है 1 से लेके 2 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक f ऑफ x dx प्लस प्रोबेबिलिटी सारे ऐड करना है 4 से लेके 5 तक, तो 4 to 5 हम लोग फंक्शन को ऐड करेंगे बस। अब फंक्शन क्या है देख लो, इसमें डाल दो, इंटीग्रेशन करो, आंसर निकाल लो। चलिए निकालते। सो 1 से 2 तक फंक्शन क्या है हमारा, 1/x² dx। यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, 1/x² dx। चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले ये 1/x² को मैं क्या लिख देता हूँ, x⁻², क्योंकि ऊपर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर आएगा तो x⁻²। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला क्या है, x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1/n+1। ये फॉर्मूला है, तो वो अप्लाई करेंगे। x⁻² का इंटीग्रेशन क्या है, x⁻²+1/-2+1। लिमिट लगा दो, लिमिट कौन सी है, 1 से लेके 2 तक, प्लस फिर से x⁻² का इंटीग्रेशन x⁻²+1/-2+1, 4 से लेके 5 तक। चलो वैल्यू डाल दो। गाइज -2+1 कितना होता है, -1। तो सबसे पहले ये -1 लिख देता हूँ। -2+1 -1, ये पहले लिख दो 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे भी वैसा -1/-1, ठीक है। बिकॉज x⁻1 को कैन राइट, x⁻1 को कैन राइट 1/x, तो मैं x⁻1 को ना 1/x लिख देता हूँ। अब ये नेगेटिव साइन हम लोग ना ऊपर दे देंगे, मतलब ये हो जाएगा -1/x और ये भी हो जाएगा आपका -1/x। अब ये जो नेगेटिव साइन है कहाँ से है, वो नीचे वाला जो -1 था ना उसका नेगेटिव साइन है वो। चलो फिर लिमिट लगा दो और वैल्यू डाल दो। एक बार अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट, माइनस की साइन ये एज इट इज लिख दो। एक बार लोअर लिमिट, बात समझ में आई? ये चीज एज इट इज लिख देना है, x की जगह एक बार अपर लिमिट, माइनस की साइन, ये चीज एज इट इज x की जगह लोअर लिमिट। अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/1 होता है 1, -1/2 + 1 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। प्लस ये सॉल्व करते, x की जगह अपर लिमिट, माइनस ये एज इट इज x की जगह लोअर लिमिट, माइनस माइनस हो जाएंगे ये प्लस, -1/5 + 1/4 कितना होता है देखते हैं, 1/2 प्लस -1/5 + 1/4 करो इसको, -4 + 5 / 20, तो ये जाएगा 1/20, तो ये जाएगा 1/20। तो आपका आंसर आ गया 1/2 + 1/20। सो 1/2 + 1/20 करो इसको, 10 से LCM 20 ले लो, तो ये 1/2 + 1/20, 20 + 2 / 40, तो ये जाएगा 22 / 40, इसका मतलब 11 / 20। सो गाइस ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2, इसका आंसर क्या आ गया आपका 11 / 20। तो ये क्वेश्चन में ये तो आपको आ जाएगा, इसका मतलब समझ लो क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, और C1 के लिए उसने दे दी कंडीशन, C2 के लिए कंडीशन दे दी। इस तरह से हम लोग उनका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे PDF के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बेसिस पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।